आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। देखिए कायाकल्प नाड़ी वैद्य सत्य प्रकाश आर्या के साथ रोजाना दोपहर 3 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। मेरे पास मनमोहन सिंह है। यूपीए 2 की शुरुआत सोनिया गांधी ने कुछ इसी अंदाज से की थी। शुरुआती साल तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन साल भर बाद यूपीए 2 पर घोटालों का ग्रहण लग गया। इसके साथ साथ महंगाई बेतहाशा बढ़ती गई। राजकोषीय घाटे और गिरते रुपए के लिए केवल गठबंधन सरकार को कारण बताकर देश के प्रति जिम्मेदारियों को नजरअंदाज किया गया, जिसकी वजह से उन्हें अमेरिका के टाइम मैगजीन ने अंडर अचीवर प्रधानमंत्री तक करार दिया। सोनिया तब भी मनमोहन के साथ थी और आज भी हर फैसले पर मनमोहन सिंह के साथ है। लेकिन देश की तरक्की न जाने क्यों रुक गई। सोनिया मनमोहन मॉडल के तमाम सुधार का हश्र बस 5% जीडीपी है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि इस जोड़ी को हिट कहा जाए या फिर फ्लॉप। नमस्कार, मैं हूं नेहा माहेश्वरी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। आज न्यूज लाइन में सबसे पहले बात करेंगे सोनिया मनमोहन सिंह के मॉडल की। – 2014 में अगर यूपीए सत्ता में आई तो क्या मनमोहन सिंह फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे? इसे लेकर कांग्रेस पार्टी में मतभेद है। एक खेमा सोनिया मनमोहन मॉडल को फिर से अपनाना चाहता है तो दूसरा इसके खिलाफ है। वो किसी अन्य विकल्प की तलाश में है। कांग्रेस में अन्य विकल्प का मतलब क्या है? क्या 2014 में राहुल गांधी की कमान में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी? क्या फिर सोनिया मनमोहन मॉडल ही काम करेगा? लोकसभा चुनाव में जीतने की चुनौती यूपीए के सामने भी है और एनडीए के सामने भी। बात सिर्फ जीतने तक सीमित होती तो ठीक था, लेकिन परेशानी इससे आगे बढ़ चुकी है। बात यूपीए से शुरू करते हैं। यूपीए में अगला लोकसभा चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाए, इन दिनों इस मसले पर घमासान चल रहा है। आलम यह है कि केंद्र की सत्ता 2 धड़ों में बंट गई है। पहला जनार्दन तो दूसरा दिग्विजय। रविवार को कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने सोनिया मनमोहन के रिश्तों को राजनीति का विकास मॉडल बताया। पिछले 9 साल से पार्टी अध्यक्ष के रूप में और प्रधानमंत्री के रूप में कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के जो संबंध रहे हैं, वैसा उदाहरण आमतौर से नहीं मिलता है। शायद भविष्य के लिए भी यही स्थिति आदर्श है। जनार्दन के इस बयान के राजनीति के गलियारे में अलग अलग मायने निकाले गए। सुगबुगाहट शुरू हुई कि अगला चुनाव यूपीए मनमोहन सिंह के नेतृत्व में लड़ेगी, लेकिन दिग्विजय ने एक बार फिर राहुल गांधी पर बयान देकर गर्मी पैदा कर दी। मेरा मत एक बात है और पार्टी का मत एक बात, इसलिए जो पार्टी का मत है वही अब मेरा मत है, जो पार्टी का मत है वही अब मेरा मत है। दिग्विजय सिंह ने अपने बयान से साफ कर दिया है कि वो चाहते हैं कि राहुल को पीएम बनाया जाए। दिग्विजय का ये राग नया नहीं है, इससे पहले भी वो कई बार राहुल राग गा चुके हैं, लेकिन हालातों को देखकर साफ कहा जा सकता है कि पीएम पद पर कंफ्यूजन सिर्फ बीजेपी में ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी इन्हीं हालातों की मारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो फिलहाल आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार जी.आर. सरीन जी। सरीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ेंगे चैनल न्यूज की पॉलिटिकल एडिटर अग्निमा दुबे जी। इसके अलावा हमारे साथ होंगे जनता दल यूनाइटेड के वाइस प्रेसिडेंट सैयद अफजल अब्बास जी। अब्बास साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अग्निमा जी आपके पास आना चाहूंगी। जो बयानबाजी चल रही है और जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि
कौन मार्गदर्शित करेगा कांग्रेस पार्टी को और 2014 में होने वाले चुनाव में कौन होगा पीएम का उम्मीदवार, इसे लेकर जो दो राय निकलकर सामने आ रही है, इसे किस तरह से देखा जाए? हाँ बिल्कुल नेहा, जैसे दिन में भी बात हो रही थी कि ये जो है कांग्रेस का था, ये जो एक दुविधा थी और कांग्रेस में निश्चित तौर से दो मत हैं कि क्या किया जाए। एक तो राहुल गांधी को आगे बढ़ाया जाए या फिर जो अभी जो हम बात कर रहे हैं जोड़ी की, मनमोहन सिंह या सोनिया की, उस मसले पर। तो अभी हाल ही में आपको याद होगा कि जयपुर में बैठक हुई थी, उसमें राहुल गांधी की बहुत ताजपोशी हुई और बिल्कुल ये लगा कि राहुल गांधी को आगे लेके आएंगे, लेकिन अब राहुल गांधी पीछे हट गए हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के सामने क्या रास्ता रह जाता है? रास्ता यही रह जाता है कि एट प्रेजेंट जो है उन्हीं को डिफेंड किया जाए और उन्हीं को आगे बढ़ाया जाए। तो पूरे इसका मैं यही देखती हूं कि जो एक राहुल को वो आगे बढ़ाकर एक मुहिम हुई थी, उसको उससे कांग्रेस पीछे हटती दिख रही है। इसका पूरा छोटे में यही कहूंगी। बिल्कुल सरेन साहब आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी कर्नाटका में चुनाव होने जा रहा है, उसके बाद 4-5 राज्यों में और चुनाव होने हैं। तो अभी अगर कांग्रेस आगे करती है राहुल गांधी को और कहीं यूपी और बिहार दोबारा दोहराया जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो कहीं के नहीं रहेंगे। बिल्कुल, तो इसलिए एकदम ऐन मौका पे उनको लॉन्च करने के लिए रखा गया कहीं है। ऐसा तो नहीं कि पहले आजमा लेते हैं, अगर जीत मिलती है तो राहुल, हार मिलती है तो मनमोहन? नहीं, आजमाने की तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि उनके पास अब ऑप्शन ही नहीं बचेगा। अगर राहुल गांधी की जो तुरुप के पत्ते वो यूज करना चाह रहे हैं, अगर वो खत्म हो गया तो उसके बाद उनके पास कुछ बचेगा नहीं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि असेंबली इलेक्शन तक वो राहुल गांधी को, ठीक है वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया, वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट वो नहीं करेंगे। और इलेक्शंस के बाद आप देखिएगा ऐन मौके पे, या हो सकता है इवन जनरल इलेक्शन के बाद भले राहुल गांधी प्रोजेक्ट किए जाएं, लेकिन ऐसे मैन इन हरी। बिल्कुल, यानी कि कहने का मतलब यही है कि पहले चुनाव हो जाने देते हैं, चुनाव के बाद नतीजे आ जाने देते हैं, उसके बाद अगर अच्छे नतीजे आए, अगर पूर्ण बहुमत सरकार हासिल करती है या अच्छे यहां पर सीटें जीत लेती है, तो फिर तो हम प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बना देंगे, वरना ये कहा जाएगा कि मनमोहन सिंह थे, उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा गया। अब्बास साहब, आप इस बात से कितना इत्तेफाक करते हैं? आप बात सही कह रही हैं। अभी ऐसा राहुल गांधी को एज ए पीएम प्रोजेक्ट करके कांग्रेस जोखिम में लेना चाहती है। और सब सही बात है कि बिहार की स्थिति कुछ और है, यूपी की स्थिति कुछ और है, वेस्ट बंगाल की स्थिति कुछ और है। जब तक उसको मुतमईन कांग्रेस नहीं होगी तब तक ये मैं नहीं समझता कि प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट की घोषणा कर सकता है। हो सकता है कि पोस्टपोन कुछ अलायंस बने, उस वक्त कुछ समीकरण इस तरह के बने तो कांग्रेस राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करे। फिलहाल तो जो सरीन साहब कह रहे हैं इस बात से मैं मुत्तफिक हूं कि यही चल रहा है। बहुत फजीहत हुई थी जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे, घूम घूम कर प्रचार प्रसार तो किया था राहुल गांधी ने। उत्तर प्रदेश नहीं, बिहार में भी चुनाव हुए थे, उस वक्त भी राहुल जी गए थे और जहां से मैं बिलोंग करता वहां भी गए थे, वहां भी उनका खाता नहीं खुला। पूरे बिहार में सिर्फ 4 ही सीट लेके आए थे, शायद गलबन असेंबली में सिर्फ 4 ही सीट बिहार में आया था। तो इस तरह से मैं समझता हूं बिहार और यूपी और कुछ और स्टेट है जहां बहुत कांग्रेस करने नहीं जा रही है। इसलिए सब मिला जुला के देखा जाए, जब तक वो कांग्रेस मुतमईन नहीं होती है पूरी तरह पे, तब तक ये राहुल गांधी को एज ए पीएम प्रोजेक्ट करना मैं समझता हूं कि शायद इसका जोखिम कांग्रेस। बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर समझा जा सकता है कि अभी तक की चर्चा से कि ना तो दिग्विजय सिंह गलत है और ना ही जनार्दन द्विवेदी गलत है, क्योंकि जनार्दन द्विवेदी भी करीबी है, दिग्विजय सिंह भी करीबी है। अगर जनार्दन द्विवेदी कह रहे हैं कि जो मॉडल है सोनिया मनमोहन का, वो वाकई में कह सकते हैं आने वाले वक्त में भी ये आगे जारी रहेगा, लेकिन दिग्विजय सिंह इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। कहीं ना कहीं अग्निमा जी, ये समझा जा सकता है कि दिग्विजय सिंह को भी मालूम है कि पहले आजमा लेते हैं, फिर नाम को उजागर किया जाएगा तो ज्यादा फजीयत नहीं होगी कांग्रेस की। हाँ बिल्कुल, दिग्विजय सिंह जैसे कि हमेशा जो बोलते हैं वो काफी नाप तोल के वो बोलते हैं, बिना सोचे समझे उनकी, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई बयान आया है और कोई ऐसा बयान भी नहीं आया जो उनको, भले एक प्रवक्ता ने कांग्रेस ने अलग लाइन दी हो, लेकिन बाद में वही चीज होती है जो कि दिग्विजय सिंह एक संकेत दे देते हैं अपने बयानों के जरिए। तो इसमें मोटे तौर पे यही जैसा कि कह रहे हैं हमारे साथी कि जो मोदी इधर आगे बढ़ रहे हैं, बीजेपी में जो भी कहें सिंबॉलिक रूप से अभी तक फिलहाल मोदी को आगे किया है। ऐसे में राहुल गांधी कहीं नहीं ठहरते उनके सामने। अगर आज के अनुभव की दृष्टि से देखा जाए, प्रशासन की कोई भी चीजों में देखा जाए, कहीं नहीं ठहर रहे और उनके हाथ में कोई बड़ी जीत भी नहीं है। केवल लोकसभा के पिछले जब इलेक्शन हुए थे तब 22-30 सीटें जरूर कांग्रेस आई थी, तब राहुल जी काफी खुश हुए थे और एकला चलो कि उन्होंने रणनीति पे काम करना शुरू किया था। बिहार में इसी कारण से वो उनको कुछ हाथ लगा नहीं। तो ये ऐसा लग रहा है कि जो राहुल गांधी हैं वो उनको अभी एक्सपोज पार्टी, उनको समझ में आ गया कि अभी कहीं नहीं बैठ रहे हैं। और मनमोहन सिंह फिर भी अगर मोदी के सामने देखा जाए तो मनमोहन सिंह मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन एक नाम और आपको नहीं भूलना चाहिए, कहीं बाद में ऐसी जरूरत हुई तो एक चिदम्बरम का नाम भी बीच बीच में कहीं से आ जाता है। अब वो सीरियस है या नहीं है ये कुछ आने वाले समय में पता लगेगा, लेकिन
आ जाता है नाम। बिल्कुल, लेकिन सही साहब यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि आखिर इस वक्त ऐसा, अगर इस टाइमिंग की बात करें तो ये शिगुफा छोड़ने के पीछे कांग्रेस की वजह क्या हो सकती है, रणनीति क्या हो सकती है? क्योंकि अभी तक तो बीजेपी के पीएम विवाद को लेकर चर्चा होती रही, लेकिन कभी कांग्रेस की तरफ से ऐसा कुछ नहीं रहा है। अगर जनार्दन द्विवेदी सामने आते हैं और इस तरह की बात करते हैं तो कुछ ना कुछ अंदर खाने चल रहा है। देखिए, अंदर खाने अभी एकदम ये है, आप किसी भी पॉलिटिकल जो भी एक आम आदमी से भी बात कीजिए तो कहता है इट इज राहुल वर्सेस मोदी। उस चीज को ये लोग डिफ्यूज करना चाहते हैं कि कल को उनके सर पे ये सेहरा, हार का सेहरा न बंधे, इसलिए उनको ऑलरेडी डिफ्यूज किया जा रहा है कि मनमोहन सिंह को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हम सोनिया गांधी के नेतृत्व में लड़ेंगे, राहुल गांधी को बचा के रखें। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। लोकसभा के स्पीकर जो मीरा कुमार हैं, इनके भतीजे पिछले बार बिहार से ऐसे इलेक्शन जीते थे और वहां राहुल गांधी उस कॉन्स्टिट्यूंसी में गए थे और कांग्रेस कैंडिडेट को मात्र 1600 वोट पड़े थे। तो ये इन्फ्लुएंस है यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल में। आंध्रा में भी इनकी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है, कर्नाटका में इनकी हालत बहुत अच्छी नहीं है। तो कहां से वो नंबर आएगा कि ये सरकार बना लेंगे? बिल्कुल, लेकिन आज अगर ये सोनिया और अब्बास साहब, जिस तरीके सोनिया और मनमोहन की मॉडल की बात की जा रही है, क्या आपको लगता है कि वाकई में मॉडल जो है वाकई में फ्लॉप रहा है या हिट शो रहा है? क्योंकि अगर देखा जाए इस सरकार की यूपीए पार्ट 1 की बात करें, यूपीए पार्ट 2 की बात करें, तो ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है जिसके आधार पर कहा जा सके कि तीसरी बार भी जनता मौका देगी। घोटालों की सरकार है ये, महंगाई की सरकार है ये, फिर किस आधार पर तारीफ की जा रही है इस मॉडल की? नहीं, तारीफ कौन कर रहा है? जनार्दन द्विवेदी कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, कांग्रेस की हुकूमत है तो तारीफ तो करेंगे, लेकिन जनता के दिल से पूछिए आप कि महंगाई क्या पहुंचे, करप्शन का वैसे ही है, सब कुछ है, आज दिन घोटाले पे घोटाले होते जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये पार्टी के लोग तारीफ करें, जनता तारीफ नहीं करे। जनता तो आलोचना कर रही, जनता तो देख रही कि कांग्रेस है जो यूपीए, बल्कि यूं कहा जाए यूपीए 1 कुछ हद तक ठीक थी और यूपीए 2 तो एकदम डैमेज कर दिया देश को। कहां से कहां करप्शन के घोटाले में सब जो जहां उठा के देखिए वहां फंसा के रखा है, हर जगह देखिए घोटाले। तो मैं समझता हूं जो लोग भी तारीफ कर रहे हैं वो यूपीए 2 में जो भी कांग्रेस के लोग हिट तारीफ कर रहे हैं, अदर देन कांग्रेस उठा के देखा जाए उसमें भी आधे लोग कर रहे हैं, आधे लोग कर रहे हैं। कॉमेंट तो शुरू हो गया है और जब कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ उस वक्त से घोटाले का एक लाइन कतार लगी हुई है और उस वक्त से तो ये हमें समझते बिहार नहीं, हिंदुस्तान की जनता जो है, दिल्ली नहीं बल्कि पूरे मुल्क की जनता जो है यूपीए 2 से परेशान है, इसमें दो राय नहीं है। जी क्या कहेंगे? देखिए, आप जनार्दन द्विवेदी जी के स्टेटमेंट को इतना बड़ा ले रही हैं, मुझे लगता है कि जनार्दन द्विवेदी जी अगर पब्लिक आई से देखा जाए तो क्या है, कांग्रेस में बहुत बड़े नेता हो सकते हैं, एक ड्राइंग रूम पॉलिटिशियन के अलावा उनके पास कुछ नहीं, जनाधार नहीं है। आज तक शायद मुझे नहीं लगता कि वो एक बार एमएलए की चुनाव भी लड़े। तो ऐसे लोग, दिग्विजय सिंह, उनके लिए क्या है एट स्टेक? नथिंग। तो पार्टी में, कांग्रेस में ऐसे लोगों की ही हमेशा से वाहवाही रही है। वही उसी पॉइंट पे आ रहा हूं कि लेकिन जो लोग इलेक्ट होके, जो जनता में जाके इलेक्शन लड़के आते हैं, उन लोगों में से ही कांग्रेस में आप बात कीजिए, वो प्राइवेटली अग्री करते हैं कि नहीं, हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन ये लोग हैं जो प्रॉप करते हैं, जैसे यूपी में भी हम इतने सीट जीत रहे हैं, हम उतने सीट जीत रहे हैं, या बिहार में भी हुआ क्या अंत में? रिजल्ट वही। तो फैक्चुअल आप अपने नेता को नहीं बताते हैं, आप हाइप करके बताते हैं, लेकिन जब वोटिंग होती है उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो सामने आ ही जाता है। बिल्कुल, अब जो फूट है, अंतर कलह है, वो सामने आ भी जाती है कि किस तरीके जिन नेताओं की जो चाटुकारिता में लगे थे वो नेताओं की पूछ होती है, लेकिन जो दूसरे होते हैं, जो काम करते हैं, वो खुद कहते हैं कि हम जो जगह चाहते हैं, जो पोजीशन चाहते हैं, जो वादा करना चाहते हैं, हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारी उस पार्टी में कोई औकात नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भी कांग्रेस को भुगतना पड़ा है। जरूर। आप पिछले बार इनको शायद मेरे समझ से 19 सीटें हैं इनको यूपी में, 19 एमपी जीत के आए थे इनको। इस बार मुझे 22 मुझे नहीं लगता कि इस बार वो उस फिगर को भी टच कर पाएंगे। और जहां तक इनकी स्थिति बिहार में है, बिहार में तो 2 साल से रिजाइन किए हुए प्रेसिडेंट को एक दूसरा प्रेसिडेंट नॉमिनेट करने में इनको 2 साल लग गया, तो इनको 40 कैंडिडेट खोजने में कितने दिन लगेंगे? बिल्कुल जाहिर सी बात है, चुनौतियां काफी हैं कांग्रेस के सामने, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि जो मनमोहन और सोनिया का मॉडल है वाकई में काबिल तारीफ मॉडल है और आने वाले वक्त में, यानी कि आने वाले लोकसभा चुनाव में यही मॉडल दोहराया जाएगा। फिलहाल आगे भी इस चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तीन लाख तक अधिग्रहण की 1 एकड़ की राशि थी, किसानों के लिए धरती की ये कीमत जरा सी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे 72 लाख तक बढ़ा दिया।
33 साल तक दे रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। 33 साल तक देकर रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। वर्तमान हरियाणा सरकार के आने से पहले किसान भाइयों की जमीन का अधिग्रहण कौड़ियों के भाव लगभग 2 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किया जाता था। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे प्रदेश में जमीनों के न्यूनतम फ्लोर रेट निर्धारित किए और प्रदेश में कुल 6 जोन बनाए गए, जिसके अनुसार प्रदेश के किसानों को भूमि अधिग्रहण के बदले 21,60,000 से लेकर 72 लाख रुपए तक प्रति एकड़ मुआवजे के रूप में मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, किसानों को मुआवजे के साथ साथ 21,000 रुपए प्रति एकड़ हर साल 33 सालों तक रॉयल्टी भी मिलेगी, जिसमें 750 रुपए प्रति वर्ष की बढ़ोतरी भी होगी। और यदि किसान की भूमि का SEZ और टेक्नोलॉजी पार्क के लिए अधिग्रहण किया जाएगा तो रॉयल्टी की राशि 42,000 रुपए प्रति एकड़ 33 सालों तक मिलेगी, जिसमें 1,500 रुपए की प्रतिवर्ष बढ़ोतरी होगी। विकास की प्रक्रिया में किसानों को भागीदार बनाने के लिए अब हमने लैंड पूलिंग जैसी अनूठी स्कीम बनाई है। इस स्कीम में यह इंतजाम किया गया है कि जिस किसान की भूमि का अधिग्रहण होता है वह या तो मुआवजा ले सकता है या मुआवजे की एवज में विकसित भूमि ले सकता है। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। गन्ने के दामों के बारे में बात कहूँ मैं खास, अपने कार्यकाल में गन्ने का दाम चढ़ा दिया आकाश। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। जहां पिछली सरकार ने 6 वर्षों के शासनकाल के दौरान गन्ने के दामों में केवल 22 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की थी, वहीं हुड्डा सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान गन्ने के दामों में 159 रुपए की बढ़ोतरी कर इसे 276 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंचा दिया, जो देश में सर्वाधिक में से एक है। मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चालू वित्त वर्ष में एक साथ 45 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की, जो देश में सर्वाधिक है। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जनार्दन द्विवेदी की तरफ से संकेत दिए गए हैं कि 2014 में अगर यूपीए सरकार एक बार फिर से जीत हासिल करती है, सत्ता पर काबिज होती है, तो प्रधानमंत्री होंगे मनमोहन सिंह। लेकिन उन्हीं की इस बात को काटा है दिग्विजय सिंह ने। इस मुद्दे पर हम चर्चा करें। अग्निमा जी हमारे साथ है। अग्निमा जी, अगर इस सरकार की हम बात करें, यूपीए पार्ट 1 की बात करें, उसके बाद यूपीए पार्ट 2 आई, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये सरकार जनता का दिल जीतने में सिर्फ और सिर्फ नाकाम रही है, लेकिन इसके बाद भी अगर वो दम भरती है कि 2014 में उसे जीत मिल सकती है, तो ये सिर्फ सुहाने सपने हैं, सपने ही बन के ना रह जाए? देखो नेहा, ये तो भविष्य में बताएंगे, पता लगेगा कि किस हवा किधर बह रही है, लेकिन अभी हवा जो है विपरीत बह रही है। लेकिन मैं आपको ये जो आपने है फ्लॉप रही या जोड़ी या हिट रही, इसमें बड़ा मैं कमेंट पढ़ रही थी, बड़ा रोचक सा कमेंट था। एक ने कहा कि हिट तो रहनी है, हिट रहनी है या फ्लॉप रहनी है, वो इसलिए रहनी है कि जो मनमोहन सिंह है वो तो कुछ करते ही नहीं है, इनएफेक्टिव है। जब एक जना बिल्कुल ही इनएफेक्टिव है तो सोनिया गांधी सारे फैसले कर रही है, तो जोड़ी कहाँ हुई है? इसको जोड़ी मान ही नहीं रहे कई लोग। और एक कमेंट शिवसेना का बहुत आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि 2 की जोड़ी कहाँ है, 3 है, एक राहुल गांधी है, एक अलग चल रहे हैं, सोनिया गांधी है और मनमोहन सिंह है, तो 3 जने हैं। तो इस तरह की काफी इस मसले पर टिप्पणियां आ रही हैं। तो लेकिन बात वही आ रही है कि जो कांग्रेस का अभी ये दुविधा उसको अभी भी बरकरार है, उसकी दुविधा की कैसे बढ़े। अभी प्रियंका गांधी का भी रोल की भी बातें अब कुछ दिन से शुरू हो गई हैं कि प्रियंका गांधी का किस तरीके से कहा, ये आवाजें कांग्रेस के भीतर से भी आने लगी हैं कि जब राहुल गांधी ही
अनिच्छुक हैं, प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते, तो उनको पार्टी दो और प्रियंका को आगे करो। एक आवाज ये भी उठने लगी है धीरे धीरे, इस तरह की खबरें अब कांग्रेसी अनौपचारिक बातचीत में कहने लगे हैं और मीडिया में इस तरह की खबरें भी चलने लगी है। तो देखना होगा कि आने वाला समय जो है किस तरीके से कांग्रेस आगे उस पर बढ़ती है। और सबसे बात यह है कि जो 5 राज्य, अभी 6 राज्यों के चुनाव जो होने वाले हैं उसमें कांग्रेस कहीं नहीं है। उसमें कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि मुख्यतः सभी, कर्नाटक आप छोड़ दें, उसके बाद जो इलेक्शन है उसमें कांग्रेस को थोड़ा नुकसान ज्यादा होने वाला है। यही कारण है कि राहुल गांधी को, जैसे कि सरन जी कह रहे हैं, कि अभी बचा के रखना चाहती है कांग्रेस। बिल्कुल, लेकिन सरन जी यहाँ पे एक सवाल ये भी उठता है कि क्या वाकई में जो कांग्रेस है सिर्फ नतीजों की वजह से राहुल गांधी का नाम नहीं ले रही कि पहले नतीजे आ जाएं, पहले हम माहौल देख लें, उसके बाद राहुल गांधी का नाम लें, या इसके पीछे ये भी वजह हो सकती है कि राहुल गांधी अपनी परिपक्वता अभी तक दिखा नहीं पाए हैं? कहीं सोनिया गांधी को यह डर तो नहीं कि अगर राहुल गांधी बन जाते हैं तो ऐसा कोई ऐसे फैसले ना ले ले जिसकी वजह से कांग्रेस को पछतावा हो? तो कहीं एक ये वजह भी तो नहीं हो सकती? देखिए, एक छोटा सा, थोड़ा मैं पीछे चलता हूं। जब यूपी में इलेक्शन हो रहे थे तो राहुल गांधी ने एक इमेज पेश किया था एंग्री यंग मैन, अमिताभ बच्चन से प्रेरित होकर। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो एंग्री यंग मैन ऐसे पॉलिटिशियन नहीं चलता है। गांधी जी एंग्री यंग मैन नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू एंग्री यंग मैन नहीं थे, यहां तक कि इवन राजीव गांधी, ही नेवर शोड हिमसेल्फ कि वो बहुत बड़े एंग्री मैन है। तो वो जो इमेज आपका है, वो इमेज किसने क्रिएट किया, राहुल जी को किसने ये कहा था या सजेशन दिया था या करवाया था, ये बहुत मुश्किल है। और ये तभी होता है जब आदमी नेता जड़ से नहीं जुड़ा होता। लेकिन यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगी, आपने एंग्री यंग मैन की बात की। एंग्री यंग मैन भी राहुल गांधी का ये रूप तब देखने को मिला था जब वो कलावती का जिक्र करते थे, जब वो गांव में जाके खाना खाते थे। लेकिन अगर दिल्ली में गैंगरेप होता था तो वो दूर दूर तक नजर नहीं आते थे। नहीं, किसी भी मुद्दे पे, किसी भी पब्लिक इंटरेस्ट के मुद्दे पे राहुल गांधी नहीं बोलते। एक उन्होंने थंब रूल बना रखा है, बिल्कुल, इसलिए उस पे तो लीक से हटकर काम करते हैं। ये लीक ही नहीं है। अगर आपको जनता में रहना है, अगर जनता के आप नेता अपने आप को मानते हैं, प्रतिनिधि मानते हैं, तो आपको जनता के बीच में रहना चाहिए, जनता के हर टॉपिक पे आपको आना चाहिए। लेकिन आप हर जगह, अन्ना का इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ, राहुल गांधी पार्लियामेंट में उठे और एक पेपर उठा के उन्होंने लिखा हुआ स्पीच पढ़ दिया। एटलीस्ट उस दिन मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ था। आई एक्सपेक्टेड समथिंग मोर देन दिस। बिल्कुल, लेकिन वो नहीं बोल पाए। और इसलिए जब तक आपको दूसरे के कहने पे चलेंगे, तब तक वो रोड शो और उससे इंडियन जनता, कोई भी ऐसा इशू नहीं है जो कंसर्न, अभी जो जनता कंसर्न है उस पे राहुल गांधी का कोई बयान आया हो या उन्होंने अपना रुख रखा हो कि वो क्या सोचते हैं, ऐसा कुछ नहीं आया राहुल गांधी। तो आज यूथ है, जो कहे यूथ है, वोटर बहुत बड़ा संख्या में यूथ वोटर है, सुनना चाहता है, देखना चाहता है। तो कांग्रेस को भी फीडबैक मिल रहा है राहुल गांधी को लेकर, ऐसा नहीं है। और मोदी से कंपेरिजन जब हो रहा है तो मोदी का आप चाहे ना चाहें, कद तो बहुत बढ़ ही गया है और उनको एक दावेदार के रूप में आप उनसे सहमत नहीं हो सकती, कुछ मसलों पे उनकी आलोचना होती है। लेकिन जो एक उनकी जो छवि बनी है उसके मुकाबले तो राहुल कहीं नहीं बैठते, कहीं नहीं आते। तो ये शायद कांग्रेस को भी समझ में आ गया। बिल्कुल सही बात की अग्निमा जी आपने। राहुल गांधी युवाओं की बात करते हैं, युवाओं का जिक्र करते हैं, लेकिन अब्बास साहब जब युवाओं का ही मुद्दा होता है तो वो नदारा रहते हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी कई बार मौके दिए, पार्टी ने भी कई बार मौका दिया, लेकिन वो अपने आप को साबित नहीं करता। जब दिल्ली की सड़कों पे यूथ जब उबल कर आया था और गैंग रेप में, बिल्कुल, मैं बैठा था अपने घर पे, तो मैं यही कहता कि रियल अगर ये नेता है, यूथ के नेता माने जाते हैं, तो उस वक्त राहुल गांधी को रोड पे आना चाहिए था। और अगर रोड पे ये आते, यकीन मानी हिंदुस्तान के यूथ जो है इनके फैन हो जाते हैं। लेकिन वो आए नहीं, एसपीजी के अंदर में है, जो भी की प्रॉब्लम हो, लेकिन हमको आना चाहिए। यहां तक कि अगर रायसीना हिल पे भी जाकर बोलते कि सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, नहीं आते वहां आते, तो यकीन मानिए देश में एक बहुत बड़ा मैसेज आता कि राहुल गांधी यूथ के साथ है। लेकिन अफसोस की बात है कि उस इश्यू पे राहुल गांधी नहीं आए थे। बिल्कुल। और इस तरह की कई घटना है जो सही बोल रहे हैं सरन साहब की, कि बहुत से मसाइल है जिसपे उनको खुल के आना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी नहीं आ रहे हैं, यानी कि साबित अभी नहीं कर पाए हैं। मेरे हिसाब से नहीं साबित। यही कारण है कि कांग्रेस को दोबारा अपनी जो जोड़ी है, फ्लॉप या हिट जो भी कहें आप उसको, उस जोड़ी के पास जाना पड़ रहा है ना चाहते हुए भी। मनमोहन सिंह आप मान के चलिए, जनता में अभी उनको लेकर कुछ बहुत कोई लगाव रहा नहीं, जो कि 2000 पहले जो सबसे बड़ी बात है कि जनता जो है वो आपसे कुछ जो एक्सपेक्टेशन है, जो उम्मीदें हैं, उसको देखना चाहती है। और आप खुद बोलेगी भी नहीं, कब से करना तो दूर की बात है, बोलेगी भी नहीं, तो कैसे आप पे एतमाद कर लेंगे? बिल्कुल। लेकिन आप लोग तो कांग्रेस के साथ जा रहे हैं। कांग्रेस के साथ जाना ना जाना वो अलग इशू है। हम आज भी एनडीए में है, बिहार में एनडीए में है, हम बीजेपी के साथ है, हो सकता है कल कुछ भी हो सकता है, वो अलग बात है। जो सच्चाई है
वो मैं हूं या आप हो, वो सच्चाई से तो जो सरकार ठीक से नहीं चला पा रहे उनके साथ आप चलेंगे तो आप सरकार जाए तो ये फैसला थोड़ी हो रहा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे कि आप बनेंगे हम बनेंगे, ये तो बात लेकिन जिस तरीके से आने वाले वक्त में जेडीयू कांग्रेस के साथ हो सकती है, यानी कि कांग्रेस जेडीयू को भी विश्वास है कि कांग्रेस फिर से सत्ता में आ सकती है। नहीं, देखिए विश्वास हमारा सीधा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी का सीधा जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देगा हम उसके साथ जाएंगे। और अभी जो देखिए पार्लियामेंट में जो सेशन में जो थोड़ा सा संकेत जो एफएम में दिया है, फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया है, इससे उम्मीद बिहार की जनता को दिल्ली की सरजमीन पर, मैं भी दिल्ली से 15 साल से रहता हूं, सियासत से जुड़ा हूं, मैं समझता हूं कि दिल्ली की सरजमीन पे रामलीला ग्राउंड में आज तक किसी स्टेट के इश्यू पे इतनी बड़ी रैली नहीं हुई है। और अगर प्योर बिहार की रैली थी, भीड़ जुटाने का मतलब ये नहीं कि वो सभी वोट बैंक है, यही नहीं है कि वो सब समर्थक है जेडीयू। इशू है ना, उस पर हम लोग दिखाया कि बिहार की जनता ये चाहती है और इसको चूंकि बिहार बैकवर्ड है इसको दिया जाए। उसमें जो संकेत मिले जो एफएम के जरिए, उससे लगता है कि हम केंद्र सरकार मेरी बात सुने, हमने तो मुख्यमंत्री साहब कह दिया कि जो अगर हम बिहार का विशेष दर्जा देगा हम उसके साथ रहेंगे। बिल्कुल विशेष दर्जा की बात हो रही है, यहाँ हम थोड़ा सब्जेक्ट से भटक रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि विशेष दर्जा से भी कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होने वाला। और कांग्रेस के साथ अगर जेडीयू चली गई तो जो भी सीटें हैं वो भी जाएंगी, इसलिए कि पिछली बार नीतीश जी ने एक बहुत अच्छा पिक्चर लोगों के सामने रखा था, रोजी पिक्चर, कि मैं ये करने वाला हूं। अब तो जनता ऐसे त्रस्त है, मैं अभी 1 महीने मैं भी वहां का रहने वाला हूं, मैं 1 महीने घर रह के आया हूं, मेरे गांव में 4 घंटे रोज बिजली नहीं आती है, किसान त्रस्त है, लेबर नहीं मिलते हैं, लोग कहता है लेबर माइग्रेशन रुक गई है, वहां लेबर ही नहीं है गांव में। तो ये सब चीज इसलिए इनको वोट मिलना नहीं, अगर ज्वाइंट भी होते हैं तो इसमें यानी कि समझा जा सकता है कि कांग्रेस तो हारेगी, चलिए हम भी आपके साथ हारते हैं, ऐसा लग रहा है। जेडीयू है ना बात जी, आप लोग कांग्रेस साथ मिला के सुसाइड वाले राह पे चल रहे हैं। ऐसा नहीं, ऐसी बात नहीं है। रहा तो बिजली की जहां तक बात है, जाहिर सी बात है अब तक तो बिहार को हमेशा आइसोलेटेड रखा गया, बिहार को दरकिनार रखा गया। देखिए 7 साल आपके पूरे हो गए, 7 साल में आप नहीं कर पाए तो अब कब कितने कोल लिंकेज आपको नहीं मिलता है। अब बताइए कौन सा प्रोजेक्ट लगा बिजली का? बिल्कुल। अब जब बिजली का प्रोजेक्ट नहीं लगा, बिजली लगाए कहां से? अब वही रटाया बिल्कुल वही रटाया बयान है कहीं ना कहीं। बिल्कुल। चलिए, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह की कि ये जोड़ी कितनी फ्लॉप होती है, ये कितनी हिट, ये तो आने वाले वक्त में ही साफ हो पाएगी। फिलहाल यहां पर ये रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि आखिरकार मुलायम सिंह को क्या डर सता रहा है। पेश है जादू। पापा जादूगर से बोलिए ना कि केबल के सिग्नल्स को ठीक कर दे। आ गया और देता हूँ एक आवश्यक सूचना तुम्हें और तुम्हारे केबल ऑपरेटर को। जी हाँ, सरकार ने डिजिटाइजेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है और 31 मार्च 2013 से इन 15 राज्यों के 38 शहरों में ये प्रक्रिया लागू हो रही है। इसलिए सेट टॉप बॉक्स लगाना हो गया है अनिवार्य। सेट टॉप बॉक्स से मिलेंगे डिजिटल सिग्नल्स, जिससे सभी चैनल्स की क्वालिटी होगी बेहतरीन। इसलिए आज ही अपने केबल ऑपरेटर को बुलाओ और सेट टॉप बॉक्स लगवाओ। डिजिटाइजेशन अपनाओ, ढेरों फायदे पाओ। विकास की झड़ी लगी, विकास की झड़ी, हुड्डा ने लगा दी है विकास की झड़ी। विकास की झड़ी लगी, विकास की झड़ी, हुड्डा ने लगा दी है विकास की झड़ी। भूपेंद्र सिंह ने जन जन का कल्याण किया, आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया। आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया। आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया। जो हरियाणा प्रति व्यक्ति रेस में 14वें नंबर पे था हिंदुस्तान में 2005 से, आज हिंदुस्तान में वो नंबर 1 पर है। प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 पर है। गेहूं की उत्पादकता में नंबर 1 पर है। सरसों की उत्पादकता में नंबर 1 पर है। दूध उत्पादन में बहुत आगे बढ़ा, चाहे कृषि का क्षेत्र है, चाहे औद्योगिक क्षेत्र है, चाहे शिक्षा का मामला है, हर क्षेत्र में हरियाणा ने विकास किया। सुनो। हमने केबल टीवी का सेट टॉप बॉक्स लगवाया और दिल डिजिटल हो गया। फैंटास्टिक पिक्चर क्वालिटी, सैकड़ों चैनलों में से अपनी पसंद के चैनल चुने, रेट कार्ड के हिसाब से पेमेंट करें। सोचेंगे
सोचोगे तो सोचते ही रह जाओगे। 31 मार्च के बाद 15 राज्यों के 38 शहरों में बिना सेटअप बॉक्स के कोई भी केबल टीवी नहीं देख पाएगा। लाखों परिवारों ने सेट टॉप बॉक्स लगवाया, अब आपका नंबर आया। सेट टॉप बॉक्स लगवाएं, डिजिटल हो जाएं। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए, और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। हो बिजली समस्या के बारे में हुड्डा ने किया विचार। 40 साल में लगा न पाई जो पिछली सरकार। हुड्डा ने लगा दिया थर्मल अपने कार्यकाल में 4 रे भैया, थर्मल लगा दिए 4 कार्यकाल में 4 रे भैया, थर्मल लगा दिए 4। बिजली किसी भी प्रदेश के विकास की धुरी है। जहां तक प्रदेश में बिजली उत्पादन का सवाल है, वर्ष 1966 से लेकर फरवरी 2005 तक 40 वर्षों के दौरान हरियाणा में बिजली का उत्पादन सिर्फ 1587 मेगावाट ही था। श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मार्च 2005 में मुख्यमंत्री का पदभार संभालते ही प्रदेश में लगभग 5000 मेगावाट बिजली और पैदा करने का लक्ष्य रखा और इस पर तेजी से काम शुरू किया। प्रदेश में वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान अब तक 3712.8 मेगावाट बिजली उत्पादन में अतिरिक्त बढ़ोतरी हुई है, जिनमें 600 मेगावाट यमुनानगर में, 1200 मेगावाट खेदड़ हिसार में, 1500 मेगावाट झाड़ली में और 1320 मेगावाट खानपुर में शामिल हैं। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान जुलाई 1999 से फरवरी 2005 तक बिजली उत्पादन में केवल 724.4 मेगावाट की वृद्धि हुई थी, जबकि वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान अब तक 3712.8 मेगावाट बिजली का उत्पादन करके 3 गुना से भी अधिक की बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश में इसके अतिरिक्त 250 मेगावाट बिजली अक्षय ऊर्जा से भी मिलेगी। अब हरियाणा में बिजली का कुल उत्पादन 5300 मेगावाट हो गया है। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मुलायम के डर की। जी हां, यूपी में सबसे बड़े दल के मुखिया मुलायम सिंह यादव को अब कांग्रेस से डर लगने लगा है। मुलायम को यह डर सता रहा है कि केंद्र सरकार उन्हें कभी भी जेल भिजवा सकती है। लेकिन मुलायम को ये क्यों सता रहा है डर? मुलायम ने ऐसी कौन सी खता की है जो उन्हें जेल भेज सकती है कांग्रेस? जब जब संसद के अंदर केंद्र सरकार पर खतरे के बादल मंडराए, तब तब साइकिल ने केंद्र को सहारा दिया और उसे गिरने से बचाया। लोकसभा में एसपी के 22 सांसद हैं और अगर आंकड़ों की बात करें तो ये संख्या और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। कई बार इसी संख्या बल के बूते मुलायम केंद्र को बचाते रहे, भले ही वो सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे हों। सदन के बाहर कांग्रेस को जमकर कोसना और संकट आने पर सरकार को बचाना। केंद्र में अब तक तो एसपी इसी भूमिका में दिखाई दी है और वो अपनी भूमिका को किसी बहुत ही सुलझे हुए कलाकार की तरह निभा भी रही है। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है कि सपा की साइकिल चाहकर भी हाथ का साथ नहीं छोड़ पा रही? एसपी मुखिया के सामने आखिर कौन सी दुविधा है जिसकी वजह से उनकी हालत कुछ ऐसी हो गई है कि ना तो उनसे कुछ उगलते बनता है और ना ही निगलते। आडवाणी से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तक की तारीफ कर चुके मुलायम भले ही अपने लिए राजनीति की उठापटक के बीच कोई नई राह ढूंढ रहे हों और कांग्रेस को बुरा भला बोल रहे हों, लेकिन जब समर्थन वापसी की बात आती है तो इस पर कन्नी काट जाते हैं। कभी कहते हैं कि अब क्या समर्थन वापस लेना, नवंबर में आम चुनाव होने ही हैं। कभी कहते हैं कि कांग्रेस से लड़ना आसान नहीं है, कांग्रेस के हजारों हाथ हैं, सीबीआई को पीछे लगा जेल भेजवा देगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि मुलायम को डर किस बात का है, कांग्रेस से लड़ने का, सीबीआई का या फिर जेल का? मुलायम समाजवादी हैं, वो हमेशा दबे कुचले लोगों को ऊपर लाने की बात करते हैं, खुद को किसान हितैषी बताते हैं, अल्पसंख्यकों के कल्याण की बात करते हैं और खुद को पाक साफ बताते हैं। तो भला एक बेदाग छवि वाले नेता को सीबीआई का और जेल का डर क्यों है? अब ये बात तो खुद मुलायम ही बेहतर जानते हैं कि आखिर कांग्रेस के हाथ में उनकी ऐसी कौन सी दुखती रग है जिसके चलते वो चाहकर भी हाथ के पंजे से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं या फिर जानबूझकर निकलना ही नहीं चाहते। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1।
तो बिल्कुल हम बात करें मुलायम सिंह यादव की, जिन्हें अब डर लगने लगा है, लेकिन किस बात का डर है, इसे लेकर हम चर्चा करते हैं। अग्निमा जी, क्या कहेंगे आप? मुलायम सिंह का डर तो निश्चित तौर पे पहले से ही है। मैं फिर कहूंगी कि ये अभी का कोई डर नहीं है, आज का डर या आज के बयान से उनका डर है। वो अगर डर नहीं होता तो समर्थन कब का वापस ले चुके होते। तो डर उनके मन में पहले से है। हाँ, लेकिन यह है कि अब वो उसको कह रहे हैं, क्योंकि अब जैसे जैसे चुनाव कहना चाहिए नजदीक आ रहे हैं और अपनी सब दलों को अपना अपना एक कहना चाहिए कि एक रोड मैप करना है कि आगे उसको किस तरीके से 2014 का जो संग्राम है उसमें आगे बढ़ना है। तो उसी के लिए मुलायम सिंह अपनी जो कहना चाहिए कि अपना एक समाजवादी पार्टी आगे किस तरीके से अपना रुख रखेगी, उसी को एक तरीके से संकेत दे रहे हैं कि वो कांग्रेस से फिलहाल समर्थन देते हुए भी कहीं ना कहीं एक दूरी दिखाने की कोशिश है उनकी। बिल्कुल, क्या कहेंगे सर साहब? देखिए, मुलायम और कांग्रेस को अलग अलग लड़ना है 2014 में जी। तो कैसे साथ रहेंगे और किस बेसिस पे? एंटी इंकम्बेंसी ऑलरेडी उनको स्टेट में सता रही है, तो वो किस मुंह से जाएंगे वोट मांगने? इसलिए उनकी मजबूरी है कि वो कांग्रेस से दूरी बनाए रखें, और सीबीआई की ऐसी मजबूरी है कि बेचारे वहां से छोड़ के नहीं हट सकते। तो कम से कम बयान देके लोगों के मन में ये कर रहे हैं कि ठीक है, हमारा मतभेद है कांग्रेस से, ताकि कल जब वो इलेक्शन में उतरे और भाषण दें तो लोगों को लगे कि नहीं, ये पिछले 1-1.5 साल से बोल रहे थे जी। तो ये एक प्रॉपरली प्रोग्राम्ड, मैं कहूंगा कि ये एक वो है मुलायम सिंह यादव का जी, कि हम इस तरह से चलते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव को लेकर बेनी प्रसाद वर्मा कई बार बयान देते रहे, उन पर हमला करते रहे, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने कुछ नहीं कहा, सपा की तरफ से कुछ नहीं हुआ, तो ये लगने लगा था कि आखिर क्या बात है कि मुलायम सिंह यादव नहीं बोल रहे, जनता के बीच भी गलत मैसेज जा रहा होगा। तो वही मैसेज यहां साफ करने की कोशिश करते मुलायम सिंह यादव आ रहे हैं कि हमें भी बोलना आता है, लेकिन अगर हम डर रहे हैं तो इस डर के पीछे वजह यह है। नहीं, देखिए, बेनी प्रसाद वर्मा जी का केस अलग है जी। बेनी प्रसाद वर्मा को कांग्रेस ने एक अपना नवरत्न बना के रखा हुआ, एक अलग बात है जी। लेकिन बेनी जी गोंडा से आते हैं जी, और उस डिस्ट्रिक्ट में उनकी गोंडा, बलिया, बस्ती, इन सब जगह पे उनकी क्या फॉलोइंग है सब लोग जानता है। जब वो अकेले लड़े तो सबको उनको औकात पता चल गई। इसलिए बेनी प्रसाद जी के चलते कुछ हो रहा है ऐसा नहीं है जी। ये जो है कांग्रेस इन्वेस्टिगेशन जो ब्यूरो है जी, ये उसके चलते है जी। लेकिन अब्बास साहब, यहाँ सवाल ये उठता है कि ये जो डर है, ये पहली बार डर दिखा नहीं है, या ऐसा नहीं है कि पहली बार उन्हें डराया जा रहा है। ये डर सबको मालूम है, ये डर मुलायम सिंह यादव को मालूम है, और इस डर को कैसे डरा रही है कांग्रेस, ये भी सबको मालूम है। लेकिन आज इस वक्त अगर टाइमिंग की बात करें तो ये शिगुफा या ये बयान देने के पीछे वजह क्या हो सकती है मुलायम सिंह यादव की? देखिए, सही बात है कि जिसकी सरकार होती है उसके अंडर में सीबीआई होती है जी। और अब तक देखा गया है, जो मेरा अपना जाती तजुर्बा है, कि कहीं ना कहीं सीबीआई का एक मिसयूज होता आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और हाल में भी देखने स्टालिन के मुद्दे पर देखा आप लोगों ने, वहां पे हुआ, अभी हटा फोन जाके छापा पड़ा। बिल्कुल। तो एक खौफ ही हो सकता है, लेकिन जो सरन साहब बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। सबको अपने अपने उत्तर प्रदेश में या जहां के लोग हैं, मुलायम सिंह अपना जो वोट है इंटैक्ट रहे और जनता के बीच में जाए, तो हम क्या कह के जाए, उस वक्त हमसे जनता सवाल न करे जी। और करे तो कहे कि नहीं, हम पहले से ही कह रहे थे, मजबूरी मेरी है, मैं सेक्युलर फोर्सेस के साथ था, इसीलिए मजबूरी थी कि बीजेपी को नहीं आने देना है, इसलिए मैं कांग्रेस के साथ था। तो एक रास्ता अपना एक बीच का निकाल कर रख रहे हैं कि हम जनता के इलेक्शन के 2014 हो या 2015 में चुनाव, 2014 में जो चुनाव होने वाला पार्लियामेंट, उस वक्त हम कम से कम पब्लिक फेस कर सके। बिल्कुल, लेकिन यहाँ सवाल उठता है, यहाँ सहन साहब आपसे जाना चाहेंगे, डर की दुहाई भले ही दे रहे हैं मुलायम सिंह यादव, लेकिन अक्सर देखने को मिला है कि जब जब कांग्रेस को जरूरत थी और जब जब मुलायम सिंह यादव ने साथ दिया तो उसको लेकर मोलभाव भी उन्होंने खूब किया है, अपने राज्य के लिए काफी पैकेज भी लिए। तो फिर किस बात का आप डर बता रहे हो, किस बात की समझाने की कोशिश करें कि इसी डर की वजह से हमने किया, कोई और फायदा तो हमने कभी लिया ही नहीं। मुलायम सिंह के पे ऑलरेडी एक उनके जो पर्सनल इनकम है उस पर एक केस चल रहा है सीबीआई में, बिल्कुल, और वही डंडा बार बार उनके अगेंस्ट यूज होता है, और कुछ कोई क्रिमिनल केस और ऐसा है, ये सब नहीं है, बिल्कुल। और वो ज्यादातर ऐसे केसेस पॉलिटिकली मोटिवेटेड ही होते हैं, और कई नेताओं के ऊपर है, केवल मुलायम सिंह जी के ऊपर है ऐसा नहीं है। और वो इन्होंने भी सही कहा कि कांग्रेस जो है या जो भी रूलिंग पार्टी होती है, वो सीबीआई को यूज करती है अपने ओपोनेंट्स को धमकाने, डराने के लिए, या उनको अपने लाइन में फॉलो करने के लिए। तो मुलायम सिंह जी भी उसी से डर रहे हैं और कुछ नहीं है, क्योंकि अगर एक बार जेल चल गए तो ये नहीं होगा कि सिंपैथी वोट आएगा, ये होगा कि कांग्रेस ये दिखाएगी कि क्यों गए, करप्शन के चार्जेस लगे या कुछ लगे, तो आप कहां जाएंगे। और इलेक्शन टाइम में शॉर्ट मेमोरी के चलते जनता उसी को वोट, उसी तरफ वोटिंग करती है, इसलिए वो नहीं चाहेंगे कि इस समय कुछ हो। इसलिए ये टैक्टिक्स चल रहा है कि कभी हाँ कभी ना, कभी दूरी कभी पास, ये डायलेमा। लेकिन अग्निमा जी, लगता नहीं मुलायम सिंह यादव इस समय ऐसे बुरे फंसे हुए हैं कि ना उगला जाए ना निगला जाए, आखिर क्या करे मुलायम सिंह यादव? हाँ, नया ये
सही कह रहे हो, लेकिन इसमें सबसे बड़ी रोचक बात मैं अब्बास जी से समझना चाहूंगी कि मुलायम सिंह के कभी अगर उनके संबंध अच्छे रहे तो समझाएं कि ये जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं बहुत अच्छे इंसान है, अडवाणी जी की तारीफ कर रहे हैं वो, और अडवाणी जी राम मनोहर लोहिया की तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जनसंघ की जो राष्ट्रवादी नीतियों के पक्ष में रहे हैं, ये जो घालमेल चल रहा है, ये मुलायम सिंह के इस तरह की बयान देके मतलब थोड़ा सा, क्योंकि एक तरह कह रहे हैं कि हम सांप्रदायिक ताकतों से हम अलग दिखना के कारण हम नहीं समर्थन वापस ले रहे, और एक तरफ ताकत आ ना जाए इसलिए और दूसरी तरफ ये तारीफ, ये क्या चल रहा है, मतलब कुछ आप समझाइए इसको जरा अब्बास जी। ये तो वही समझा है क्यों कर रहे हैं, लेकिन जो आम परसेप्शन बना हुआ लोग जो समझ रहे हैं उसमें मेरा जो अपना जाती राय बस ये है कि डायलेमा में रख के फिर इलेक्शन में फेस करने के लिए कोई ना कोई रास्ता बने। और रही बात जहां तक कि अडवाणी जी की तारीफ करने की बात, जो मैंने भी टीवी पे देखा है, उन्होंने एक बयान दिया कि अडवाणी जी ने मुझसे कहा कि सरकार ठीक से नहीं चल रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। इस बेस पर उन्होंने कहा कि झूठ नहीं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी आ गए, सब आ गया, और इस तरह की वो बातें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ उनके क्या निशाना क्या है उनका? कि एक तरह से आने वाले दिनों में कांग्रेस को धमकी देते हो, कांग्रेस को आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि अगर हम जेडीयू कांग्रेस में चली आती है तो बीजेपी के पास समाजवादी पार्टी उनकी अपनी सोच हो सकती है। देखिए, यूपी और बिहार में दोनों जगह ही दोनों जो रूलिंग पार्टियां हैं स्टेट में, उनके सामने बहुत बड़ी दुविधा है। बिहार में भी 18 to 20% मुस्लिम वोट्स हैं, 80%, हाँ, एटलीस्ट यूपी में भी है। अब कम से कम 2/3 ऑफ दी जो पोलिंग है उसको बैलेंस किया जा सकता है इस वोट से। तो ये दोनों रूलिंग पार्टी को किस तरह वो भी रखे, हमारी सीट भी बची रहे और हमारे सत्ता में बनी रहे। बिल्कुल सही कहा आपने। जिसके दूसरे दिन भी बयान आया था मुलायम सिंह कि अडवाणी जी बुरे हैं, फला फिर बयान भी आया था। अब सही कर रही है। इसका मतलब है कि माइनॉरिटीज वोट को कैसे, चूंकि माइनॉरिटी के ही बल पे ये सरकार में आए, अब वो अगर खिसक गया वहां से तो मैं समझता हूं कि फिर दूसरे तो मुलायम सिंह कहते हैं कि हमें कम से कम 60 सीटें चाहिए। 80 में से अगर आपको 60 लाना है तो इट शुड बी वन साइडेड। तभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो जब मुस्लिम वोट चाहिए तो अडवाणी जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तारीफ का मकसद विकल्प खोलना तो बाद में भी खुल सकते थे, लेकिन अभी दूसरे दिन भी आप देखा है स्टेटमेंट आया नहीं, आज फिर उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की करी है। की तब हुई थी जब सुषमा स्वराज ने मुलायम सिंह यादव के पक्ष में बोला था, उसके बाद मुलायम सिंह यादव ने आडवाणी जी की तारीफ की थी। संकेत बड़े हैं, संकेत काफी बड़े हैं। कहाँ मुलायम सिंह बड़े नेता हैं और उनकी सोच क्या है नहीं कर सकता, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि वही है। जैसे आप लोगों की राजनीति हमें समझ में थोड़ा सा इधर उधर आप कर रहे हैं, वैसे मुलायम सिंह भी इधर उधर दोनों तरफ रहना चाह रहे हैं, जेडीयू की तरह। मैं तो स्टेट फॉरवर्ड बोला, जो विशेष साथ का दर्जा देगा मैं उसके साथ रहूंगा। सर यहाँ पर सवाल होता है कि जेडीयू और अगर हम समाजवादी पार्टी की तुलना करें तो अगर जेडीयू कांग्रेस से हाथ मिलाती है तो शायद जेडीयू को नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी होगा जी, अगर जेडीयू कांग्रेस से हाथ मिलाती है तो गारंटीड आप लिख लीजिए जेडीयू बहुत बड़े नुकसान में रहेगा बिहार में, क्योंकि डबल इनकम्बेंसी उनको फैक्टर है, एक सेंटर का भी और स्टेट का भी। स्टेट में उनके फेवर में लोग नहीं है और सेंट्रल के फेवर में तो लोग है ही नहीं। और मुलायम सिंह यादव के साथ भी अगर कांग्रेस के साथ वो इलेक्शन में उतरते हैं तो उनके साथ भी यही बात को अच्छी तरीके से अब्बास आप बता सकते हैं आप इस बात पे? ये हमने कहा कि हम कांग्रेस के साथ जा रहे हैं। मेरा तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन था तो उसकी हाइपोथेटिकल मैंने आंसर दिया है। कांग्रेस साथ जा रहे हैं। आपने एक बार की ये कहा, ये अगर जाती है तो अगर मगर की बात अभी तो नहीं है। अभी तो हम तो यूपी अभी एनडीए के साथ है। राजनीति में कोई भी फैसला लिया जाता है तो सोच समझ कर लिया जाता है और फायदा नुकसान दिखा जाता है। बिल्कुल दिखाया तो अगर बातचीत चल रही है, पर्दे के पीछे खेल चल रहा है तो ऐसा नहीं कि आगे मुड़ के बैठे हैं। बात है, मैं समझता हूँ नीतीश कुमार जी इतने बड़े नेता हैं और 2 बार दूसरी बार सीएम बने हैं, जो भी फैसला लेंगे वो सोच समझ के लेंगे। मैं समझता हूं कि अभी हमारे साथ जो यूपी एनडीए क्या नाम है बिहार में बीजेपी और जेडीयू की हुकूमत है, अभी है रहेगी। अब रहा सवाल जो कयासराई उर्दू बोलते हैं, बहुत सारे जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, अब वक्त आएगा देखा जाएगा, लेकिन अभी तक तो हम इंटैक्ट हैं और जेडीयू और जो छत्रप नेता है ना सब कंफ्यूज है, ऐसा लग रहा है अभी कि किस राह पे जाएं और कौन प्रधानमंत्री उनको बनाए। किस्सा नहीं, हमारे सीधा मांग है कि केंद्र सरकार हम इसी इशू में बात किया था, रैली भी हुई हमारी, और मुख्यमंत्री एफएम से भी मिले, योजना आयोग के वाइस चेयरमैन से भी मिले, फिर उसके बाद से प्रधानमंत्री से मिले कि हमें जो है विशेष राज्य का दर्जा दो, बिहार बैकवर्ड है और इस पे चर्चाएं हो रही है। उम्मीद है कि कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा, हम इस उम्मीद पे जिए जा रहे हैं। देखिए, विशेष राज्य का जो दर्जा है वो भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड है।
क्योंकि एक आम इंसान को उससे कुछ नहीं मिलना। ये कुछ नहीं मिलना। यहाँ पर मैं याद दिलाना चाहूंगी कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और उस सरकार में मंत्री थे नीतीश कुमार, तब कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर, माफ कीजिएगा, राबड़ी देवी की तरफ से यहाँ पर लाया गया था, तब इसी प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया था नीतीश कुमार की तरफ से। लेकिन आज ऐसे माहौल बदला है कि अब खुद आप पैकेज की थी जो मांग, बिल्कुल हम इस बारे में हम नहीं कर सकते, वाकफियत नहीं है। लेकिन सवाल है कि लालू जी उस वक्त मुख्यमंत्री थे, नहीं राबड़ी दी मुख्यमंत्री थे, नीतीश जी केंद्रीय मंत्री थे और बिहार का बंटवारा हुआ था, उसकी बात आप बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उस वक्त मुझे नहीं मालूम कि लालू नीतीश जी ने क्या ठुकरा दिया था, ये शायद मैं समझता हूं, बिल्कुल अड़ंगा डाल दिया था। लेकिन आज अपनी हुकूमत है, आज अपनी सरकार है और जनता के बीच जाना मैसेज देकर। मैं इसमें आपकी बात से सहमत हूं और मुझे इसकी वाकफियत नहीं है कि ये बात कहां तक सच है। बिल्कुल नहीं, लेकिन देखिए इसमें एक्चुअली आम जनता को अगर आप स्पेशल स्टेटस कर देते हैं, इंडस्ट्री को फायदा है, कॉर्पोरेट को फायदा है, आम जनता को कहां से फायदा है? और इंडस्ट्री, अगर इंडस्ट्री की बात है, नहीं अगर इंडस्ट्री की बात है तो बिहार इन्वेस्टमेंट प्रमोशन काउंसिल इन्होंने एक बनाया हुआ है, उसमें 11,000 करोड़ के इंडस्ट्रीज का ऑलरेडी टाई अप हो चुका है। एक इंडस्ट्री आपको ग्राउंड में नहीं मिलेगा, आप चलिए देख लीजिए। जो 28 शुगर फैक्ट्री जो बिहार की एकमात्र इंडस्ट्री है, उसमें से भी हार्डली आधे भी नहीं 10 शुगर फैक्ट्री आज की तारीख में चल रहे हैं। तो ऐसे में कहां से नीतीश गवर्नमेंट प्लान क्या करेगा? जब आप पैकेज देंगे, जाहिर सी बात है, तो तब तो जो कंपनी बिजली नहीं रहेगी तो कौन इंडस्ट्री जाएगा? यही तो बात बोल रहे हैं आपसे, पहले मैंने कहा बिजली आती है। नहीं, आज की डेट में तो बहुत सुधरा है। जो पहले मैं बता रहा हूं, मैं जिस गांव से आता हूं और मेरा वतन हुआ छपरा डिस्ट्रिक्ट में, छोटा सा कस्बा है, मैं बता दूं आपको, नीतीश जी की गवर्नमेंट से पहले वहां लाइट नहीं थी। आज मेरे यहाँ, आज हमें भी फोन लाया कि माँ से पूछिए, बताएंगी वो कि कम से कम 10 से 12 घंटा देहात में मिल रहा है। नहीं, बिहार थोड़ा सुधरा जरूर है, ऐसा नहीं है, लेकिन आपका प्रोडक्शन कम है और कंजम्पशन ज्यादा है। तो जब प्रोडक्शन जब उस हिसाब से होगा तभी तो मिलेगा। जितना होगा 7 साल लगेगा क्या बिजली प्रोडक्शन में? इसके पहले कांग्रेस की हुकूमत रही है, 60 साल तो हुकूमत कांग्रेस ने की है। लालू यादव को 15 साल निकाल दिए, 7 साल निकाल दिए, उसके पहले क्या हुआ? नहीं, बिहार जेडीयू का ये है कि अगर मिल जाए दर्जा तो जीत के तरह जाएंगे चुनाव में, और अगर नहीं मिला तो ये कहेंगे कि जो कुछ विकास नहीं हम कर पाए उसका कारण ये है। विकास हो रहा है और विकास होगा। जो नहीं हो रहा है विकास, जो विकास नहीं हो रहा, आप जाइए। विकास किस क्षेत्र में हो रहा है? वहां की किसान जो है त्राही त्राही कर रहा है। आज वहां धान 1200 से 1000 रुपए केजी क्विंटल बिक रहा है, 800 से 1000 रुपए गेहूं बिक रहा है और लेबर 300 रुपए पर रोज लेता है वहां। तो क्या किसान कमाएगा और क्या खाएगा, मुझे बता दीजिए कोई भी। मैं सिंपल स्टैटिस्टिक्स पूछ रहा हूं। आबादी आप तो कांग्रेस की तरफ जाने की सोच रहे हैं, लेकिन बीजेडी के वो एक सांसद है, उनका एक इंटरव्यू आया भरथरी मेहताब का। उन्होंने कहा है कि अगर एनडीए सत्ता के उसमें जीत आती है तो हम उसको समर्थन देने को तैयार है। मुस्लिम वोट के कारण भी वही बीजेडी दूर हुई थी एनडीए से, लेकिन आज की तारीख शायद उनको समझ में आ रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी जो फैक्टर है वो शायद ज्यादा नुकसान कराएगा। तो बीजेडी का ये रुख एक मतलब चौंकाने वाला है अभी, ये जो अगर इनका इंटरव्यू हम माने। बीजेडी यूडसा की बात आप नहीं, आप तीसरा मोर्चे की बातें हो रही है, तीसरे दलों की। तीसरे मोर्चे की बात नहीं कर रही इन्होंने, बिहार आप कहाँ पे हैं? जेडीयू कहाँ है? जेडीयू तो अभी एनडीए के साथ है। नहीं है ना, आप जो कह रहे हैं कि हम वहां चले जाएंगे। आज तक तो है, अभी तक जब नहीं होगी तब पूछिएगा हमसे क्यों नहीं है। अभी तो है, अभी है तो हम कैसे कहते नहीं है? बिल्कुल, एनडीए के साथ है, हमारे एनडीए कन्वीनर मेरे शर्मा जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम कैसे कहते कि नहीं? आप पकड़ के रखना चाहते हैं कि कांग्रेस ने नहीं दिया तो चलो एनडीए को तो पकड़े रहो। नहीं, अब अभी जिस दिन क्या हुआ था, हाँ, मोदी जी को कार्यकारिणी में लिया गया था, उस दिन शरद यादव जी से इंटरव्यू लिए पत्रकार कोई पहुंचे, उन्होंने कहा कि मोदी जी को लिया, अब क्या कहना चाहते हैं? ये सवाल नहीं, एंड माइक वाज ऑन, और वो कह रहे थे कि ये सवाल नहीं। क्यों? आप एनडीए के अध्यक्ष हैं, आपको बोलने में क्या दिक्कत है? देखिए, सवाल जहां हमसे अगर पूछिएगा उससे मोदी के साथ, साहब बीजेपी का इंटरनल मामला किसको लाए, किसको बैठा ले, उसे मुझे मतलब नहीं है भाई। अगर जेडीयू में आपको बैठा रही है तो जेडीयू इसका सवाल होता है। अगर उन्होंने कहा बड़ी अजीब सी बात है, बड़ी अजीब सी बात है। यहाँ पर बात करें, अगर जेडीयू एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अभी जैसे इन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि पार्टी का मामला है, बीजेपी का मामला है। अभी कुछ दिनों पहले जो इन्होंने रैली की थी विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर, तो ये सवाल किया गया था कि अगर बिहार में बीजेपी और जेडीयू एक साथ है तो फिर इस मंच पर क्यों नहीं है? ये जनता से जुड़ा मुद्दा है, तो फिर अलग अलग दोनों पार्टियां क्यों है? और अगर बिहार का मुद्दा है तो सब पार्टी ऑल पार्टी होने चाहिए। बिल्कुल, ऑल पार्टी, क्योंकि जनता का मुद्दा है। तब आपने कहा कि वो हमारी पार्टी हमारी रैली, बीजेपी अलग रैली करी, आप अलग रैली कर रहे हो। 1 करोड़ समथिंग जब हस्ताक्षर की ये बात हुई थी, 1 करोड़ 22 लाख या 20 लाख जो भी हो, इसी के विशेष राज्य के दर्जे के लिए जनता दल यूनाइटेड ने इसे पहल की थी और इन्हें पूरे बिहार के गोशे गोशे, गांव गांव, कस्बे कस्बे घूमकर
1 करोड़ समथिंग साइन करा के प्रधानमंत्री को दिया गया था कि हमको विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। ये जनता दल यू की अपनी पहल थी, उसमें बीजेपी कहां थी? मुझे कल बिहार की पॉपुलेशन क्या है? 1 करोड़ में से बिहार की टोटल पॉपुलेशन क्या है और परसेंटेज 1 करोड़ क्या हुआ? भाई बिहार में 10 करोड़ की आबादी है, 10 करोड़ समथिंग की आबादी है। इवन 10% ऑफ द बिहारीज वे रिप्रेजेंटेड देयर। अगर उनके सिग्नेचर से भी चला जाए, हस्ताक्षर अभियान जो चला था उसकी मैं बात कर रहा हूं, तो उसमें भी 10% बिहार। भाई 1 करोड़ से हस्ताक्षर करा के प्रधानमंत्री को दिया गया था, पूरे ट्रक में लाद के लेके आया गया था वहां से। हम लोग भी थे यहाँ पे, माननीय वशिष्ठ नारायण सिंह जो हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व हुआ था। तो सवाल है कि हमारे हर पार्टी का अलग अलग मैनिफेस्टो है, हर पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी है। हमने ये मांग शुरू की और हम उस पर पहल करते रहे। आपकी मांग कहां है? वो तो राबड़ी देवी ने शुरू किया था। तो वो खामोश क्यों बैठी थी? उनको करना चाहिए था। एक तरफ अगर राबड़ी देवी या फिर और भी कोई पार्टी के लोग बिहार की भलाई चाहते हैं तो इस इश्यू पे साथ आके खड़े होना चाहिए उनको। लेकिन जब आप ही के अंदर ही साथ नहीं है, बीजेपी और जेडीयू अलग है, तो आप दूसरी पार्टियों से कैसे उम्मीद करेंगे वो साथ? बीजेपी की बात नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने कहा कि राबड़ी देवी ने किया था। आज तो कम से कम ओरल भी तो बयान दे कि नहीं ये मांग सही है जी। लालू यादव को बोलना चाहिए। यही वजह तो है कि जब राबड़ी देवी ने ये मांग की थी तो नीतीश कुमार ने ठुकरा दी थी, अलग में डाला था। तो आज आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आज उस जगह पर आप खड़े और राबड़ी देवी आपके साथ? मैंने पहले कह दिया आपसे कि मैं इस बारे में जानता नहीं हूँ, इसलिए हम गलत बयान नहीं करते। विशेष पैकेज की मांग जो की थी उसमें विशेष पैकेज का हो सकता नहीं करते हैं, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन जहां तक सवाल इस इश्यू पे बिहार का, मैं तो कहता हूं बिहार का हर वो सांसद, हर वो पार्टी का, किसी भी पार्टी का आदमी हो, बिहार का नागरिक हो, इसको एक प्लेटफॉर्म पे होके जद्दोजहद करनी चाहिए ताकि इसके बिहार की फलाह बहबूद के लिए, बिहार की तरक्की के लिए। एक थोड़ा सा हल्का फुल्का सवाल है, अगर मुलायम सिंह कहें कि हम मेरे को प्रधानमंत्री बनाओ, मैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दूंगा, तो आप लोग तैयार हैं? बिहार ये तो वही बात है, भविष्य के गर्व की बात है। नहीं, आप बोलिए। अगर अगर आप कांग्रेस के साथ आज एनडीए को छोड़कर जा रहे हैं तो तीसरे मोर्चे के कुछ दल, जो भी दल हैं, इनमें से अगर ये कहे कि हम सत्ता में अगर विकल्प की, जैसे मुलायम सिंह बात कर रहे हैं कि ये विकल्प बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देगा, तो आप क्या मुलायम सिंह को? भाई आप देखिए, जैसे ही कांग्रेस ने संकेत दिए तो शहनवाज हुसैन का स्टेटमेंट आया कि यूपीए बता रहा उसी पर है कि यूपीए गवर्नमेंट बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देगी, एनडीए हुकूमत ही देगी। इन्होंने फौरन कहा। इसका मतलब बिहार से भी जुड़े हुए हैं, बिहार के सांसद है, भागलपुर से सांसद है। मेरा ये कहना, मुख्यमंत्री ने सीधे साझा कर दिया था कि जो भी विशेष राज्य का दर्जा देगा की बात, यही सवाल उन्होंने पूछा है कि अगर मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री बनते हैं और दर्जा आपको दिलाने में कामयाब, भविष्य के गर्व की बात है ना, प्रधानमंत्री बने उसमें, यानी कि एक ऑप्शन वो भी खुला हुआ है। तो अभी तो हम ही नहीं कर रहे हैं कि अगर ये सरकार, हमारी मांग पूरी हो जाए, हो सकता है उसको जो सरकार बनाएगी उससे बात करेंगे। हम वैसे मुलायम सिंह की बात करते हैं, हो सकता है कि मैडम अभी प्रधानमंत्री बन जाए तो हम अभी से मांगना शुरू कर देंगे। तीसरे मोर्चे पे क्या सोचता है जेडीयू? तीसरे मोर्चे की अभी कोई बात अभी नहीं हुई है। नहीं, एक आदमी पूरा एक जैसे एनालिसिस होता है, एक विकल्प होता है, क्या तीसरा मोर्चे का विकल्प जेडीयू के लिए है कि अगर हमारे लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है बिहार को विशेष दर्जा, सीधी बात है। और उस इश्यू पे माननीय मुख्यमंत्री का स्टैंड क्या होता है? अगर बीजेपी की तरफ से आपको विशेष राज्य के दर्जे की जो मांग है वो मनवाई जाती है और मान ली जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे? नहीं, वो तो सीधी सी बात है कि स्टेट फॉरवर्ड माननीय मुख्यमंत्री ने कह दिया था नीतीश जी ने कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों दो बड़ी पार्टी होगी और जब भी बनेगा तो प्रधानमंत्री उसी दल का होगा। अब ऐसा प्रधानमंत्री बने, कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए जो एक अच्छी छवि का हो, अभी और आप और चाहिए हो, जो सबको लेकर चलने की सलाहियत हो। अब्बास, अभी आपने अपनी बात में शुरुआत में कहा था कि जेडीयू उसी पार्टी का साथ देगी, उसी सरकार का साथ देगी जो विशेष राज्य का दर्जा दिलाएगी। साथ देने की बात, मांग, विशेष राज्य दर्जा की मांग पूरी करेगी। पूरी करेगी। अगर बीजेपी और या ये कहे कि एनडीए पूरी करती है लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, स्टैंड तो क्लियर पहले से इसके ये विशेष राज्य के दर्जे से पहले ही स्टैंड क्लियर है कि ऐसे आदमी को कि देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। देखिए, नरेंद्र मोदी आरएसएस के आदमी है, इसमें दो राय नहीं है। वाजपेयी जी भी आरएसएस के आदमी थे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वाजपेयी जी सबको एक्सेप्टेबल थे। यहां तक कि लखनऊ की सरजमीन से जीत के आने वाले वाजपेयी जी, जहां पे 7 से 10 से 12 लाख मुसलमानों का वोट है, उनको मुसलमान वोट देकर जिताता था।
लेकिन बाबरी मस्जिद में अडवाणी दोषी हैं। अभी सीबीआई कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई उनके खिलाफ कुछ नहीं कर रही है, तो आप एक तरफ सेकुलर होने की बात कर रहे हैं, अडवाणी को आपने पिछली बार प्रधानमंत्री के रूप में एनडीए ने स्वीकार कर लिया, तो ये दोहरे मापदंड राजनीति में क्यों चलते हैं? ये तो हाई लेवल की बात है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जाने, माननीय मुख्यमंत्री जाने, लेकिन जो हमसे जो सवाल आपने किया है मोदी की बात में, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर कट बयान है माननीय मुख्यमंत्री आपके लिए प्राथमिकता क्या है? सीधा सवाल, आपके लिए प्राथमिकता है विशेष राज्य का दर्जा, या आपके लिए प्राथमिकता है कि अगर हम किसी भी पार्टी का साथ देंगे और प्रधानमंत्री कोई भी होगा हमें चलेगा, लेकिन हमारी ऐसा नहीं कि किसी पार्टी के दे, लेकिन सवाल इस बात का कि जो वही प्रधानमंत्री बने जो देश के हर वर्ग को लेकर चले, हर वर्ग के बारे में सोचे, ये सवाल है, ये भी सवाल है। यही अगर मोदी जी ने दिया तो आप मोदी को प्राइम मिनिस्टर एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, हम सब, मुझे लगता है कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल। अग्निवा जी, अब ये जाती रहा है क्योंकि हम एमपी है ना। नेहा देखिए, वोट की राजनीति है, नीतीश कुमार भी वही खेल रहे हैं, जेडीयू भी वही खेल रहा है, जबकि बिहार की जनता ने पिछली बार चुनाव जाती है उससे उठ के दिया, काफी हद तक विकास के नाम पे दिया, लेकिन मुझे अब ऐसा लग रहा है कि फिर वापस जाने की राजनीति वहां के जो है, क्योंकि अब समय हो गया, अब जातीय राजनीति फिर हावी ऐसे बिहार में लाने की कोशिश हो रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। और मुलायम सिंह है वो तो खेल ही रहे हैं, वो अपना एक जो इससे कहते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से शुरुआत हुई थी इस चर्चा की मुलायम सिंह यादव को लेकर, उनके इस डर को लेकर, लेकिन मुलायम सिंह यादव से चर्चा होते होते हम पहुंच गए नीतीश कुमार तक, जेडीयू तक, और जिस तरीके से चर्चा चली कि आने वाले वक्त में क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि राजनीति में सभी जायज है। फिलहाल तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज न्यूज लाइन में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आलम खुर्शीद की कविता के साथ, जो आज के सियासी हालात पर तल्ख टिप्पणी करती है। नमस्कार। देते डर लगता है, सहमा सहमा सा अब मेरा घर लगता है, साजिश होती रहती है दीवारों दर में, घर से अच्छा अब मुझको बाहर लगता है, झुककर चलने की आदत पड़ जाए शायद, सर जो उठाऊं दरवाजे में सर लगता है, क्यों हर बार निशाना मैं ही बन जाता हूं, क्यों हर पत्थर मेरे ही सर पर लगता है, एक मुद्दत पर आलमबाग में आया हूं मैं, बदला बदला सा हर एक मंजर लगता है।